नमस्कार। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है समाचारों का। तो आइए करते हैं शुरुआत हेडलाइन से। मैं हूं दीपाली सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की आज 129वीं कड़ी। सुबह 11 बजे आकाशवाणी के साथ दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। लखनऊ में 2 दिवसीय पुलिस मंथन 2025 सम्मेलन की हुई शुरुआत। सीएम योगी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन का किया शुभारंभ। पुलिस मंथन 2025 सम्मेलन में सीएम योगी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है। 31 दिसंबर को जारी होने वाली मतदाता सूची में लगभग 2,89,00,000 नाम कटेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होकर वापस लौटी बाराबंकी की बेटी पूजा पाल खुश नजर आईं। बाराबंकी पहुंचने पर उनका किया गया भव्य स्वागत। और यूपी में बर्फीली ठंड और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने यूपी के 68 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के डीएम ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों को दिए कंबल। और अब समाचारों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार लोगों के साथ साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल से भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन पुलिस मंथन 2025 शनिवार से शुरू हो गया है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और बीते 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए सुधारों, नवाचारों और सख्त कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक में सुरक्षा, सुशासन और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर व्यापक मंथन किया गया। सम्मेलन में और किन विषयों पर चर्चा की गई, आइए जानते हैं। सम्मेलन में प्रदेश में पुलिसिंग को लेकर बदली हुई धारणा और कानून व्यवस्था में आए ठोस सुधार पर चर्चा हुई। साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए अपनाई गई रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष बीते वर्षों में लागू किए गए तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों की प्रस्तुति दी। बैठक का एक प्रमुख एजेंडा भविष्य की पुलिसिंग के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार करना रहा। इसमें संगठित अपराध, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष फोकस किया गया। इसके अलावा सांप्रदायिक सौहार्द, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया और आधुनिक तकनीक के उपयोग जैसे विषयों पर भी फोकस किया गया। सम्मेलन में सीएम योगी ने यक्ष ऐप का भी उद्घाटन किया, जो AI और बिग डेटा एनालिसिस की मदद से तैयार किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य बीट पुलिसिंग को और आसान बनाना है। इसमें क्राइम, क्रिमिनल और संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा डेटा होगा। यक्ष ऐप बीट कर्मियों के रोजाना के कार्यों को सरल और प्रभावी बनाएगा, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति को और सख्ती से लागू किया जाए और जनता में सुरक्षा की भावना और अधिक मजबूत की जाए। वहीं डीजीपी राजीव कृष्ण का कहना है कि अब तक पुलिस वीक या ऐसे सम्मेलन सिर्फ औपचारिक और प्रतीकात्मक कार्यक्रम तक सीमित रहते थे। राज्य सरकार ने इसे हाई लेवल राजनीतिक मंथन के रूप में बदलने की पहल की है। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है। 31 दिसंबर को जारी होने वाले ड्राफ्ट रोल में करीब 2,89,00,000 नाम काटने की संभावना जताई जा रही है। इनमें स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की सियासत में SIR यानी वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण पर लगातार बह रही बयानों की सियासी बयार के बीच शुक्रवार रात 12 बजे पहले चरण के SIR का काम पूरा होने के बाद जो शुरुआती आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उससे कड़ाके की ठंड में यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया है।
तय समय तक फॉर्म जमा न करने वाले 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम पर चुनाव आयोग की कैंची चलना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का पहला चरण पूरा। 31 दिसंबर को जारी होने वाले ड्राफ्ट रोल में करीब 2,89,00,000 नाम कटना लगभग तय। चुनाव आयोग के मुताबिक 2,89,00,000 मतदाताओं में स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल। इनमें से 1.11 करोड़ मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। इन मतदाताओं को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 31 दिसंबर 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। वर्तमान में जिस सूची के आधार पर पुनरीक्षण अभियान चल रहा है उसमें 15,44,00,000 से अधिक मतदाता दर्ज हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि SIR प्रक्रिया की समय सीमा में अब किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और 31 तारीख को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची से 2,89,00,000 नाम हटने के मामले पर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटने का गुणा गणित शेयर करते हुए 2027 में सपा की जीत का दावा किया है, जिस पर बीजेपी और एनडीए सहयोगियों ने करारा पलटवार किया है। गरीबों की सेवा करने के लिए आई है भारतीय जनता पार्टी, और सपा जिस प्रकार की बातें करती है उलजलूल का, इस प्रकार की बात करना चाहिए। वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवार 17 के पहले केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इसके अलावा उनके पास एजेंडा क्या था? हटना, नाम जोड़ना, ये तो प्रक्रिया रही है। इस बार विशेष गहन परीक्षण करके इनको हटाया जा रहा। अब जिनके पास वैध दस्तावेज हैं आगे लगा के वो नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नाम नहीं जुड़ता है। नाम जुड़ा है, 1952 से लगातार जुड़ता रहा, हमेशा जुड़ेगा। हमको लगता है कि अब वैध लोग ही मतदान करेंगे इस प्रक्रिया के बाद। खबरों के मुताबिक जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम कट रहे हैं उनमें लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली के सबसे अधिक वोटर हैं। बहरहाल 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद ही प्रदेश के कटने वाले वोटरों की संख्या का वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से 21 दिसंबर 2025 का दिन टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी VBG रामजी अब देश में कानून बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की CWC बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि VB रामजी कानून के विरोध में कांग्रेस 5 जनवरी से देश भर में संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का शोर सिर्फ राजनीतिक है। कांग्रेस के पास न तो नियत है न नीति। ये वही कांग्रेस है जिसने समय समय पर मनरेगा का बजट कम किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने मजदूरी फ्रीज की थी। आज कांग्रेसी बस घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बदलाव की मनरेगा में आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मूल्यांकन गलत होता था। जहां जरूरत है विकास की वहां कम पैसा जाए, और इसलिए ऐसी एक नहीं, इतनी विशाल धनराशि खर्च होती थी। कई जगह अच्छा काम भी हुआ है, इस योजना का योगदान भी बहुत है, लेकिन कई जगह एसेट क्रिएट ही नहीं हो रहे थे। यहाँ की मिट्टी खोद के वहां डाल दी, वहां की मिट्टी खोद के वहां डाल दी। पता चला नाम मजदूरों का और काम हो रहा मशीनों से। सुना आपने, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री साफ साफ बता रहे हैं कि 2 दशक पुराने मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून से न सिर्फ रोजगार की अवधि बढ़ेगी बल्कि ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में ग्रामीण इलाकों में रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए 2 दशक पुराने मनरेगा में बदलाव करते हुए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। विकसित भारत जी राम जी को आय सहायता और बड़े ग्रामीण विकास के बीच एक सशक्त संबंध के रूप में देखा जा रहा है। इस विधेयक को तैयार करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया, तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और किसानों, ग्रामीण समुदायों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई ताकि जमीनी जरूरतों और व्यावहारिक चुनौतियों को समझा जा सके। ये कानून आय सहायता, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता और समुदाय के नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास को अलग अलग पहलुओं के रूप में नहीं बल्कि आपस में जुड़े तत्व के रूप में देखता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
इसका उद्देश्य केवल अल्पकालिक सहायता देना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास की नींव रखना है। लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार ही नहीं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। विपक्ष का काम राजनीति करना है, आधारविहीन राजनीति करना है, तथ्यविहीन राजनीति करना है, मुद्दे के विहीन राजनीति करना है और झूठ के पहाड़ खड़े करना है। और लेकिन झूठ के पहाड़ खड़े करने में वो हमेशा ही विफल हुए हैं। आने वाले समय में इस तरह के झूठ की राजनीति करने के कारण से वो और भी अधिक हाशिए तक सिमटने वाले हैं। इस बदलाव का देश भर में स्वागत हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। रोजगारी न मिलने पर 15 दिन तक का भत्ता भी देने का उसमें सुधार किया है। वो बहुत ही मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं उनको उससे फायदा मिलने वाला है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी फायदा होने वाला है और ये फायदा करने के लिए केंद्र की गवर्नमेंट सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहले मनरेगा नाम था, अब जी राम जी किया है, तो ये अच्छा है और ये नाम बदला, सबको रोजगारी ज्यादा मिलेगी और सबके बच्चे को बढ़ाई करने की अच्छा रहेगा। रोजगार गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन हो गई है और इसमें बेरोजगारी भत्ता ये वगैरह का भी प्रावधान किया है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर भारत को सशक्त बनाना है तो ग्रामीण इलाके के हालात में सुधार जरूरी है। इसी मकसद से लाए गए विकसित भारत जी राम जी के तहत 100 दिन की जगह अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन कांग्रेस है कि बदलाव से बेचैन है। देवरिया में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कहीं कोई कमी नहीं है। कहीं से कोई शिकायत आई तो जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे विभागीय कर्मचारियों के साथ दुकानदार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का किसान जायद की फसल से दूर होता जा रहा है। कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर जायद फसल से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। कृषि विभाग के सहयोग से सब्सिडी के साथ कृषि यंत्रों को लेकर प्रयोग करें, लाइन से बुआई करें तो कम लागत से पैदावार ज्यादा मिलेगी। उन्होंने कहा कि गन्ना मिलों द्वारा क्रय किए गए गन्ना मूल्य का अधिकतम भुगतान किया जा चुका है। जो जायद की फसल होती है, जिसको छोड़ दिया लगभग पूर्वांचल के अधिकांश जनपदों को, उस बलिया को और गाजीपुर के कुछ हिस्से को छोड़ दूंगा तो लगभग जायद की फसल जो है वो लुप्त हो गई पूर्वांचल। तो जायद की फसल को भी लगाने के लिए किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और इसलिए सरकार उनको जागरूक कर रही है। अभी हमारी सभी गांवों के भीतर पाठशालाएं चली हैं। हम लोग 20,000 कुंटल निःशुल्क मूंगफली का बीज जायद महीने में देंगे और उसके लिए अभी यानी मकर संक्रांति के तुरंत बाद हम उसके लिए पोर्टल खोल देंगे, जिससे किसान मूंगफली जायद में मूंगफली की फसल भी लगा सकते। पिछले वर्षों में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किया है, उसकी वजह से विशेष रूप से अवध और ब्रज क्षेत्र के भीतर मक्के की खेती की ओर किसान बहुत तेजी से आकर्षित हुए और पिछले वर्षों में हमारी मक्के की खेती का एरिया बढ़ करके और जायद के समय में 7 लाख हेक्टेयर के भीतर मक्का लगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा कन्नौज स्थित मुक्ताकाशी मंच पर सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। कार्यक्रम में सर्वोदय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले मंत्री असीम अरुण ने विधानसभा स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का फीता काट का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने विधिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सांस्कृतिक चेतना और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना है। समाज कल्याण विभाग करीब 125 विद्यालय संचालित करता है
जिनको सर्वोदय विद्यालय कहा जाता है, और हमारे कन्नौज के करीब 250 बच्चे विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं। इनके माता पिता बहुत खुश होते हैं इस बात से कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि विद्यालय दूर है तो माता पिता कई बार नहीं पहुंच पाते हैं उनके कार्यक्रम को देखने के लिए, उनकी प्रस्तुति को देखने के लिए। तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना बच्चों को बुला लेते हैं, और आज यहाँ पे लगभग 250 बच्चे कन्नौज में मुक्ताकाशी मंच, रोमा मंच में आए हैं। उनके माता पिता भी मौजूद हैं और उनकी प्रतिभा, उनके आत्मविश्वास को देख करके हम सब बहुत प्रसन्न हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि ये बच्चे, ये बच्चियां जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस प्राप्त कर रहे हैं, इन परिवारों को इन बच्चों के माध्यम से सब कुछ मिलने वाला है। अब इन परिवारों को किसी प्रकार के कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चे अच्छे से अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छे से अच्छा बिजनेस करेंगे, कौशल विकास करेंगे, और इसी बात के लिए आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पहले लेते हैं ये ब्रेक। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बांदा पहुंचकर स्थानीय विकास भवन सभागार में प्रशासनिक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हर क्षण देश के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ने इस देश में रहने वाले अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए काम किया है। पिछले 11 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रहने वाले अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए उन्होंने काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 8 साल से ज्यादा हो गए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होकर वापस लौटी बाराबंकी की बेटी पूजा पाल खुश नजर आई। जिला प्रशासन की ओर से भेजी गई टीम पूजा, उनके गाइड शिक्षक राजेश श्रीवास्तव और पिता पुत्ती लाल को पूरे सम्मान के साथ बाराबंकी लेकर पहुंची। बाराबंकी पहुंचने पर पूजा उनके पिता शिक्षक राजेश श्रीवास्तव के आवास पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बाराबंकी में सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के डलईपुरवा गांव की निवासी छात्रा पूजा पाल को विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि राष्ट्रपति जी से मैं मिल पाऊंगी, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। ये पूजा की लगन है, पूजा की मेहनत है और उसका भाग्य है जो आज वो यहाँ तक पहुँची और उसको कल माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उसे सम्मान प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री से उसकी वार्तालाप हुई, बहुत अच्छा लगा। और नो डाउट इन जो कल मैंने महसूस किया बीइंग ए टीचर, मेरे अंदर जो फीलिंग्स आई शायद उनको व्यक्त करना इतना आसान नहीं होगा। अद्भुत, बहुत ही सुंदर पल थे हमारे लिए, हमारे जीवन के अविस्मरणीय पल हमारे लिए होंगे। और अब खबर अयोध्या से।
अयोध्या में 31 दिसंबर को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन होंगे, जबकि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन हेतु खुले रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या कई उत्सव और आयोजनों की साक्षी बन चुकी है। ऐसे में अब एक बार फिर अयोध्या नगरी भक्ति और उल्लास के रंग में रंगने को तैयार है। मौका है श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल प्रतिष्ठा द्वादशी 31 दिसंबर 2025 को पड़ रही है। धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ आज यानी 27 दिसंबर से कर दिया गया है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी प्रतिष्ठा द्वादशी का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्य समारोह 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आयोजित किया जाएगा, जबकि पूजन और अन्य कार्यक्रम 29 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में राम कथा आधारित प्रस्तुतियां, भजन कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक आयोजन शामिल होंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर पर ध्वज फहराएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राम मंदिर में होने वाले पूजा अनुष्ठान जगत गुरु माधवाचार्य जी की देखरेख में 5 दिनों तक संपन्न होंगे। भारतीय पंचांग के अनुसार ही हम पौष शुक्ल द्वादशी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। योगायोग ऐसा है, सन 2025 में 11 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी का दिन था, परंतु 2025 वर्ष में ही 31 दिसंबर पौष शुक्ल द्वादशी है। प्रतिष्ठा द्वादशी द्वितीय पाठोत्सव। वहीं प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। ट्रस्ट की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि 31 दिसंबर को राम मंदिर पूर्ण रूप से खुला रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूरी तरह सुचारू रहेंगे। और अब खबर मौसम की। मिर्जापुर में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनोखी पहल की है। कॉरिडोर परिसर में जगह जगह हीटर लगाए गए हैं ताकि भक्त ठंड से सुरक्षित रहें। नव वर्ष पर भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है। विंध्य विकास प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि मंदिर में अभी 12 हीटर लगाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर और भी लगाए जाएंगे। साथ ही मंदिर और गंगा घाटों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को ठंड से कुछ राहत मिल सके। अभी नववर्ष का समय आने वाला है और नववर्ष पे दर्शनार्थियों को काफी भीड़ होती है मंदिर पे, और ठंड भी काफी है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने वहाँ हीटर की व्यवस्था कराई गई है और नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि घाटों पर अलाव और मंदिर के आसपास अलाव की भी व्यवस्था करें, जिसे सुनिश्चित करा जाए। अभी तो 12 लगवाए हमने, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और लगवाया जाएगा। प्रशासन द्वारा जो यहाँ पे हीटर लगाए गए हैं, काफी अच्छी व्यवस्था की गई है योगी जी सरकार द्वारा, और सफाई वगैरह का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। दूर से जो लोग आते हैं उन्हें काफी अच्छे दर्शन की सुविधा और काफी साफ सुथरा माहौल मिल रहा है। बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ पे बाहर जो है, अगर मैं ऐसे रहती तो अभी मैं खड़े नहीं रह पा रही हूँ बिना शॉल के। यहाँ पे हीटर है तो इस कारण से बहुत अच्छा है। समाचारों में वक्त हो गया है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
माघ मेला 2026, आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। उत्तर प्रदेश में कोहरे और कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 68 जिलों में अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में डीएम ने खुद सड़कों पर उतरकर कई स्थानों का निरीक्षण किया। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों से हैं, जहां कोहरे का कहर लगातार बरकरार है। हालात ये है कि सड़क पर चलते हुए 10 मीटर से करीब की चीजों को भी देखना दूभर हो गया है। जिधर भी नजरें जा रही हैं, उधर केवल सफेद धुंध ही धुंध है। ऐसे हालात में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, जिसके कारण कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड लोगों की हड्डियां जला रही है। वहीं मौसम विभाग ने मौजूदा हालात को देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी के 68 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच समेत 25 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। वहीं औरैया, बलरामपुर, बस्ती और बिजनौर समेत 21 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। घने कोहरे और बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन भी सख्त हो गया है। बीती रात लखनऊ के डीएम विशाख जी अय्यर ने परिवर्तन चौक, केडी सिंह स्टेडियम, हजरतगंज चौराहा सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और रैन बसेरों में रह रहे लोगों को कंबल वितरित किए। देखिए, ठंड के दृष्टिगत नगर निगम प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो राहत के दृष्टिकोण से शेल्टर होम की स्थापना हो, अलाव की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था लगातार कराई जा रही है। शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी से लेकर नगर निगम तक लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। खुले स्थानों पर ठिठुर रहे लोगों को तत्काल रैन बसेरों में पहुंचाया जा रहा है और उनको कंबल दिए जा रहे हैं। ठंड के कारण किसी भी व्यक्ति की जान जोखिम में न पड़े, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कथित अत्याचार और हत्याओं के विरोध में राजधानी लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान करीब 1 दर्जन लोगों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं की निंदा की और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की अपील की गई। देश का खड़ा मुसलमान, भारत का मुसलमान खड़ा हुआ है, भारत मुसलमान नरेंद्र मोदी जी का खड़ा है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी जी का खड़ा हुआ है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने बांग्लादेशी हैं, विदेशी हैं, उनको तुरंत बाहर निकाला जाएगा। उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। SIR के आरोप जो हुआ, नियम बनाया गया, इसलिए बनाया गया था। और अब खेल से जुड़ा समाचार। चौथे महिला T20 मुकाबले में पहले 3 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय महिला टीम आज श्रीलंका के खिलाफ चौथे महिला T20 मैच में भी अपना दबदबा कायम रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। श्रीलंका की टीम अभी तक उसे किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे पाई है। भारत ने सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। देश प्रदेश में समाचारों में जो अगली खबर है वो जम्मू कश्मीर से है, जहां शनिवार को बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास IED मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने समय रहते विस्फोटक को डिटेक्ट किया और सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया, जिससे बड़ा खतरा टल गया। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतर्कता ने शनिवार को एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बारामूला श्रीनगर राष्ट्रीय हाईवे के पास संदिग्ध IED मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने समय रहते विस्फोटक को डिटेक्ट किया और हाईवे पर सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने IED को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया, जिससे बड़ा खतरा टल गया। उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके के हाई गांव के पास शनिवार को संदिग्ध वस्तु देखी गई। सूचना मिलते ही सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। इलाके को सील कर दिया गया और सुरक्षा उपाय के तौर पर राजमार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए तुरंत अलर्ट जारी किया गया। नागरिकों को भी उस स्थान से दूर रहने को कहा गया। बाद में बम निरोधक दल को वस्तु की जांच के लिए बुलाया गया। सावधानी पूर्वक निरीक्षण के बाद दल ने उसे सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। वहीं आशंका है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से इस IED को हाईवे पर लगाया था, क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल सेना और सुरक्षा बल रोजाना करते हैं।
आईईडी को यहां पर किसने रखा है, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।